कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंद जमीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाए, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पार कर जाए और जमीन इतनी सख्त हो जाए कि उस पर कुदाल मारने पर चिंगारियां निकलें। अब कल्पना कीजिए कि इसी जमीन पर बिना एक भी नया पौधा लगाए लोगों ने इतना घना जंगल खड़ा कर दिया कि उसे आज अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि धरती पर घटा एक सच्चा चमत्कार है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको भारत की एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो ठीक इसी विज्ञान पर टिकी है, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी हार, करोड़ों पेड़ फिर भी नाकामी। आज हर देश को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इलाज बस एक ही है, करोड़ों पेड़ लगा दो। साल 2019 में एक देश ने एक ही दिन में 1 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कुछ महीनों बाद नतीजा क्या निकला? 90% से ज्यादा पेड़ सूखकर मर गए। वजह सीधी थी, पेड़ लगाना एक जैविक काम माना गया, जबकि असली समस्या जमीन के भौतिक ढांचे में थी। जब जमीन पूरी तरह बंजर और कठोर हो चुकी हो, तो वहां पौधा लगाना वैसा ही है जैसे किसी नवजात बच्चे को रेगिस्तानी तूफान में अकेला छोड़ देना। दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए नाकाम हुए क्योंकि उनका पूरा फोकस पौधे खरीदने और गड्ढा खोदने पर था, जमीन के अंदर पानी की चाल को समझने पर नहीं। इथियोपिया, 3 साल तक एक भी पौधा नहीं। इथियोपिया के एक बेहद सूखे इलाके में दशकों तक लोगों ने 74% से ज्यादा जंगल काट डाला था। जंगल खत्म होते ही जानवरों के खुरों और सूरज की गर्मी ने जमीन को कंक्रीट जैसा सख्त बना दिया। अब बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय बाढ़ बनकर बहता और हर साल करोड़ों टन उपजाऊ मिट्टी बहा ले जाता। वैज्ञानिक इसे ग्रीन ड्रॉट कहते हैं। बारिश तो होती है, लेकिन जमीन उसे सोखने की ताकत खो चुकी होती है। जब यहां प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया। अगले 3 साल तक कोई नया पौधा नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय हजारों गांव वालों ने पहाड़ी ढलानों पर 20,000 से ज्यादा खाइयां खोदी ताकि बहते पानी की रफ्तार को जीरो किया जा सके। इसके अलावा जमीन पर 38 लाख छोटे गड्ढे बनाए गए, जिन्होंने पूरी सतह को एक स्पंज में बदल दिया। इन गड्ढों के अंदर नमी बाहर की तुलना में 40% ज्यादा होती थी। बिना सीमेंट के सिर्फ पत्थरों को जमाकर हजारों किलोमीटर लंबी दीवारें भी बनाई गईं, जो दिन की गर्मी सोखती और रात में नमी को पानी की बूंदों में बदल देती। और सबसे बड़ी बात, जमीन के नीचे जंगल कभी पूरी तरह मरा ही नहीं था। जली हुई लकड़ी समझी जाने वाली जड़ें असल में दशकों से जिंदा थीं, बस गहरी नींद में थीं। जैसे ही रुका हुआ पानी इन जड़ों तक पहुंचा, ये सामान्य नए पौधों से 10 गुना तेज रफ्तार से बढ़ी। सिर्फ 5 साल में ये पेड़ इंसान के कद से भी ऊंचे हो गए। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पूरे बदलाव को अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। एक तरफ आसपास का बंजर भूरा इलाका है और बिल्कुल उसी सीमा रेखा पर अचानक एक घना गहरा हरा जंगल शुरू हो जाता है, मानो किसी ने जमीन पर तलवार से एक साफ रेखा खींच दी हो। यही तस्वीर आज दुनिया भर के पर्यावरण वैज्ञानिकों के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। बुर्किना फासो, वो शख्स जिसने रेगिस्तान को रोक दिया। अब मैं आपको एक और चौंकाने वाला किस्सा बताता हूँ। ठीक ऐसा ही एक चमत्कार पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो में भी हुआ, जहां सहारा रेगिस्तान लगातार आगे बढ़कर उपजाऊ जमीन निगल रहा था। यहाँ के एक किसान यकूबा साउदोगो को दुनिया आज द मैन हु स्टॉप्ड द डेजर्ट के नाम से जानती है। यकूबा ने एक पुरानी तकनीक को नया रूप दिया, जिसे जाई कहा जाता है। उन्होंने कंक्रीट जैसी सख्त जमीन पर लाखों छोटे गड्ढे खोदे और बारिश से पहले हर गड्ढे में थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी। यह खाद पौधों के लिए नहीं, दीमकों को बुलाने के लिए थी। गोबर की महक पाकर दीमक जमीन के अंदर सुरंगों का पूरा जाल बना देते, और जब बारिश आती तो यही सुरंगें पानी को जमीन की गहराइयों तक पहुंचा देते, बिना कोई नया पौधा लगाए। इस तरीके ने लाखों पेड़ों को फिर से जिंदा कर दिया। शुरुआत में गांव के ही लोगों ने यकूबा का मजाक उड़ाया और उन्हें पागल तक कहा, क्योंकि उस समय तक किसी ने गोबर और दीमकों को सिंचाई के औजार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन कुछ ही सालों में जब उनकी जमीन पर पेड़ उगने लगे, जबकि आसपास के खेत अब भी बंजर पड़े थे, तो वही लोग उनसे यह तकनीक सीखने आने लगे। जब जंगल ने खुद अपना पानी बनाना शुरू किया। वापस इथियोपिया की बात करें तो जंगल बड़ा होते ही एक और भौतिक चमत्कार हुआ। जब इलाका बंजर था, नमी से भरे बादल बिना बरसे गुजर जाते थे, लेकिन जैसे ही पेड़ों की छतरियां बनी, वो पत्तियां किसी विशाल कंघी की तरह काम करने लगी, जो धुंध से पानी की बूंदें छानकर जमीन पर टपकाने लगी। एक रिसर्च के मुताबिक जंगल को मिलने वाले कुल पानी का 20% हिस्सा बारिश से नहीं, बल्कि हवा की नमी से आता है।
इसके साथ ही जंगल के इलाके में जानवरों को खुले में चराना पूरी तरह बंद किया गया और उन्हें बाड़े में चारा खिलाना सिखाया गया। नतीजा यह हुआ कि जो बच्चे पहले दिन भर भेड़ें चराते थे वो अब स्कूल जाने लगे। जानवरों का वजन 30% तेजी से बढ़ा, मधुमक्खी पालन शुरू हुआ और शहद की पैदावार 3 गुना बढ़ गई। सबसे बड़ा इम्तिहान जब युद्ध छिड़ गया। साल 2020 में इस इलाके का सबसे बड़ा इम्तिहान आया जब वहां भयानक युद्ध छिड़ गया। इंटरनेट, बैंक, हर संपर्क टूट गया। ऐसे हालात में दुनिया के ज्यादातर पर्यावरण प्रोजेक्ट दम तोड़ देते हैं, लेकिन यह जंगल खड़ा रहा क्योंकि यह विदेशी पैसों से नहीं बल्कि स्थानीय लोगों की मेहनत से बना था। युद्ध के बाद अकाल पड़ा तो जिन गांवों के पास यह जंगल था वो बाकियों के मुकाबले 25% ज्यादा सुरक्षित थे। अब बात भारत की, जिसका मैंने आपसे वादा किया था, तो अब दिल थाम लीजिए क्योंकि अब बारी है भारत की। और अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कितने लोग यहाँ तक पहुंचे। राजस्थान के अलवर जिले का इलाका कभी बुरी तरह सूख चुका था। नदियां खत्म हो चुकी थीं, कुएं धूल फांक रहे थे, लोग पलायन करने को मजबूर थे। यहीं एक शख्स आए, राजेंद्र सिंह, जिन्हें आज दुनिया वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। कोई बड़ी सरकारी मशीनरी नहीं, कोई विदेशी फंडिंग नहीं, सिर्फ गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सदियों पुरानी तकनीक को फिर से जिंदा किया, जिसे स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। मिट्टी और पत्थर से बने छोटे छोटे बांध जो बारिश की हर बूंद को बहने से रोककर जमीन के अंदर उतार देते। शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मानसून की पहली बारिश में ही ये जोहड़ पानी से भर गए और पानी जमीन में रिसने लगा। सालों की मेहनत के बाद जो हुआ उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस इलाके की 7 सूखी नदियां, जिनमें अरवरी नदी भी शामिल है, फिर से साल भर बहने लगी। पानी लौटते ही बंजर पहाड़ अपने आप हरे होने लगे, जमीन में दबे बीज खुद फूट पड़े और बिना कोई बड़ा पौधारोपण अभियान चलाए एक पूरा इकोसिस्टम फिर खड़ा हो गया। इस काम की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें कोई भारी सरकारी बजट नहीं लगा। गांव के लोगों ने खुद श्रमदान किया, अपनी मेहनत और समय दिया, और बदले में जो लौटा वो सिर्फ पानी नहीं था। पूरे इलाके की खेती वापस पटरी पर आ गई। पलायन कर चुके परिवार वापस अपने गांव लौटने लगे और आज इसी मॉडल को जल क्रांति के नाम से पूरे देश में लागू करने की बात होती है। कुदरत को हमारी नहीं, हमें कुदरत की जरूरत है। चाहे इथियोपिया के पहाड़ हों, बुर्किना फासो की तपती जमीन हो या राजस्थान की सूखी नदियां, इन सब में एक ही सच छुपा है। हम सोचते हैं कि करोड़ों डॉलर और नई तकनीक से कुदरत को बचाना है, लेकिन सच यह है कि कुदरत को हमारी जरूरत नहीं, हमें बस उन रुकावटों को हटाना है जो हमने खुद खड़ी की हैं। तो सवाल यह है, क्या दुनिया भर में अरबों डॉलर सिर्फ पेड़ लगाने के दिखावे में खर्च होते रहने चाहिए, या राजेंद्र सिंह और यकूबा साउदोगो जैसे लोगों की तरह जमीन की असली बीमारी का इलाज होना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगली बार जब हम बताएंगे कि चीन के लोएस पठार पर हुआ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा भू बहाली प्रोजेक्ट किस तरह पूरे एक प्रांत का नक्शा बदल गया, तो उसे मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।